टेक्स्ट था जो हमने पढ़ना था वो है, एक तो है एडिटर्स नोट, दूसरा है इंट्रोडक्शन, तीसरा है चैप्टर 1 क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एंड चौथा है मटीरिया सिग्नाटा क्वांटिटाटे। ये दो तो हमने प्री रीडिंग रखे थे। पहले तो बताइए कि किस किसने पढ़ा। बहुत मुश्किल रीड है वो जी। तो, जो ये रेनेग्नो शायद सेंटेंस स्ट्रक्चर इन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं विद इन अ सेंटेंस, यानी वो बहुत सी चीजों को फ्रेजेस के अंदर लेकर आते हैं, तो वो जरा थोड़ा सा दिमाग को आगे पीछे करना पड़ता है। और फिर चूंकि बैकग्राउंड अगर फिलॉसफी में ना हो या इस किस्म की रीड में ना हो तो जरा थोड़ा सा वक्त लगता है इसको समझने में। थोड़ी सी एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, मगर एक डीपर सेंस के अंदर अभी तक कम से कम मेरी तो नहीं डेवलप हो सकी बहरहाल, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो इंशाल्लाह आगे चल के उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। जी सर, मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी हैं रेने गैनो की। एक कंफ्यूजन है कि बार बार वो मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं नॉलेज की हायरार्की में, लेकिन कभी वो प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन नहीं करे हुए होते कि वो हैं क्या। जैसे साइंस जिसके ऊपर खड़ी हुई है, वो इतनी डिटेल में उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं हुई थी। मुझे लगता ये है कि अगर आप एक जुमले में जवाब चाहें ना अरसलान, तो वो होगा वहदतुल वजूद। For him, the only thing which exists is being, wujud, which is God himself. So that is the bedrock, I think. Therefore, he attaches everything to it. Metaphysically, that is metaphysical truth, La ilaha illallah. All metaphysics is in this kalama, La ilaha illallah. There is no reality except the reality. जी जी, मैंने पढ़ा है सारा इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों पढ़े। तो जनरली मतलब इट वाज अ स्लाइटली डिफिकल्ट टेक्स्ट, बट ओवरऑल जो थीम है वो आई थिंक मुझे वही इन कॉन्टिन्यूटी लगी जो हम पिछले सेशन में हमने बातें की थी, उसी की कॉन्टिन्यूटी एंड वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया जो क्वांटिटी और क्वालिटी की टर्म्स का जो इस्तेमाल था, दैट वाज न्यू फॉर मी टू juxtapose it on this modernity and traditional systems जो है। तो जनरली मुझे थीम की समझ आई है, उसमें फिर जो थोड़े सब टॉपिक्स हैं उस पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन। जी बहुत शुक्रिया। मुझे कोशिश ये होगी कि जो मेन पॉइंट्स है ना, मैं सिर्फ उन पे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो मुझे खुद बड़े अरसे बाद थोड़े थोड़े अभी समझ आने शुरू हुए, और अभी जब दोबारा पढ़ा है कल परसों तो और चीजें, यानी कि इसको टाइम लगता है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, जैसे वकार साहब भी कह रहे हैं। और कुछ जो है ना, ये जो फाजिल साहब ने इस्लामिक फिलॉसफी पे इंट्रोडक्शन दिए थे वो भी इसमें झलकेंगे, खसूसन क्वालिटीज एंड क्वांटिटीज और कैटेगरीज पे उन्होंने बात की थी एरिस्टोटल की, कि हाउ डू वी नो थिंग्स। तो चलो, इट्स नाइस टू हैव दिस सेंस। I first like to just give a summary of how this will be structured, but before that अगर कोई कुछ और ऐड करना चाहे तो प्लीज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज का मसला ये है कि ओरिजिनली फ्रेंच में लिखी हुई थी, तो फ्रेंच कंस्ट्रक्शन शायद ऐसे लंबी लंबी होती है जुमलों की, तो वो हम लोग को वही, जैसे वकार साहब कह रहे हैं, वही बहुत बड़ा हर्डल है, तो वो बार बार पढ़ के ही समझ में आता है। और ये सर ठीक है जी।
तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए ना मैं जल्दी से आपको समरी ये करेंगे कि हम we'll go through the editorial note, the introduction, chapter 1, chapter editorial note के हम एक दो चीजें देखेंगे इकट्ठे, because that is really the summary of the whole book is in the editorial. ठीक है जी मोहसिना, थैंक यू। यानी कि editorial note really gives us the whole point of the book. I'll just share it with you now. After that, introduction में से एक या दो पॉइंट ही जो इम्पोर्टेंट है वो भी एक तरह की समरी ही है, वो आप फिर खुद ही पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। मगर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स भी काफी देखने से ताल्लुक रखते हैं। आप देखेंगे, मैं कोशिश सिर्फ ये करूंगा कि इन चार चैप्टर, इन चार हिस्सों में जो कंटिन्यूटी है ना, हाउ वन थिंग फॉलोज फ्रॉम द अदर, दैट इज माय ओनली इंटेंशन टुडे। क्योंकि अगर हमें बेसिक पॉइंट समझ आ जाए तो बाकी फिर चीजें कम आए ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता। बेसिक पॉइंट यही है कि क्वालिटी इज इन द प्रिंसिपल एंड क्वांटिटी इज इन द क्रिएटेड साइड। और ये ऐसे क्यों है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ही टेक्स अप हियर, कि क्वालिटी और क्वांटिटी कहाँ से आए। और इससे पहले यहाँ पे इसका समरी है, और फिर ये जो दूसरा चैप्टर है ये इस क्वांटिटी के टॉपिक को मजीद खोल रहे हैं कि ठीक है क्वांटिटी इस दुनिया की पहचान है, मगर उसकी भी अल्टीमेट पहचान क्या है। दिस इज द ओनली आर्गुमेंट व्हिच आई एम गोइंग टू फोकस ऑन एंड व्हिच इज द मेन आर्गुमेंट। बाकी वो एग्जांपल्स वगैरह देते जाते हैं। So we'll just come straight. तो इस एडिटोरियल नोट में सबसे पहले रेनी गैनन का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्होंने बयान किया है, जो उसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि रिलीजियस फॉर्म्स में जो आउटवर्ड फॉर्म और इनवर्ड रियलिटी है उसको इन्होंने उजागर किया। नॉर्मली क्योंकि जिस वक्त लिख रहे थे फ्रांस में और वेस्ट में रिलीजन जो था वो जाहिर है कई सदियों से बिल्कुल अंडर अटैक था, और उसकी जो अंदर की हकीकत है वो फॉर्म है वो उसकी स्पिरिट से समझी जा सकती है, और दोनों में कोई तजाद नहीं है। His works are characterized by a foundational critique of the modern world, coupled with a call for intellectual reform, renewed examination of metaphysics, traditional sciences, symbolism, with special reference to the ultimate unanimity of all spiritual traditions. And finally, a call to the work of spiritual realization. So this is really a very nice summary of his work. We'll move to our real theme for today. This really is a summary of the whole book. इसको हम गौर से देख लेते हैं। Guénon sees history as a descent from form or quality towards matter or quantity. But after the reign of quantity, modern materialism and the rise of the masses, यानी कि जिस दौर में मोर और लेस हम गुजर रहे हैं पिछले 200 साल, वो आप कह सकते हो कि रेन ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मटेरियलिज्म और क्वांटिफिकेशन जो है वो स्पिरिट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर बहुत इंटरेस्टिंगली इस बुक का जो दूसरा हाफ है वो इस दूसरी चीज के बारे में कहते हैं कि वो क्वालिटी से शुरू होता है, सोर्स से शुरू होता है, मगर और क्वांटिटी तक आता है, मगर उसके बाद Guénon predicts a reign of inverted quality just before the end of the age, and this is the triumph of the counter initiation, the kingdom of Antichrist. यानी कि लॉजिक ये बनती है, मैं अब उसको किसी आपको एक ना पावर पॉइंट की शक्ल में दिखाता हूँ। यही चीज को मैं अब समराइज करता हूँ एक विजुअल में ताकि बात समझ आ जाए। पॉइंट यही है, the whole book is in this diagram which I'm going to show you now. आ गई है। अच्छा जी, I'm just going to summarize this main because this is really the whole book, and which I'm, as we read out, that Guénon sees history as a descent from form or quality
towards matter or quantity. But and this is the reign of quantity, pure materialism. But he says कि अभी already वैसे तो आसार काफी नजर आ रहे हैं, मगर अभी जो है ये पूरी जो स्कीम है उसमें उल्टा हो जाना है, यानी कि जो नेगेटिव ये देखो इन्वर्टेड क्वालिटी काउंटर, जिसको हमारे ट्रेडिशन में दज्जाल का दौर कहते हैं उधर। क्योंकि अगर ये प्योर स्पिरिट है तो प्योर एंटी स्पिरिट का भी जाहिर होना लाजमी है फॉर दैट मैनिफेस्टेशन टू टेक फुल सॉर्ट ऑफ इट्स कोर्स। तो इसमें जो सबसे अहम बात इस बुक में भी इन्होंने कही है वो ये है कि जब ये मैक्सिमम ऑफ स्पिरिट है, ये मैक्सिमम ऑफ सॉलिडिफिकेशन है। इस बुक में जो आप लोग खुद आगे पढ़ेंगे तो सॉलिडिफिकेशन के बाद वो कहते हैं अगला स्टेप जो है वो डिसोल्यूशन है, कि चीजें जो है वो मुंतशिर हो जाती हैं। और आज हमारा डिटेल में जाने का तो मौजू नहीं है, मगर इसका असूल भी इन्होंने इसमें बयान किया है। वो ये है कि जो अगली हम स्लाइड में देखेंगे कि एक तरफ प्योर एसेंस है, दूसरी तरफ उसकी सपोर्ट है, प्राइमोर्डियल सब्सटेंस कह लें, जिसका सिंबल वाटर्स है कुरान में, बाइबल में, हिंदू ट्रेडिशन में। But not physical water, but that principle which supports God's manifestation. तो कहते हैं कि वो नीचे है, यानी कि वो एक पोल है जो सब्सटेंस है, और मैटर और सब्सटेंस के दरमियान एक लेयर है केओस की। क्योंकि जो फिजिकल मैटर इटसेल्फ है वो केओटिक है, उसको स्पिरिट जो है वो फॉर्म देती है। तो वो जो उसका एस्पेक्ट है उसने भी एंड में सामने आना। तो ये मैंने नटशेल बताया, मगर आप ये किताब में इसको बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने, तो इसमें बस ये मैं दिखाना चाह रहा था कि एडिटोरियल नोट में ये पूरी बुक का स्ट्रक्चर है। पहले वो इस चीज को बयान करेंगे, क्वांटिटी क्वालिटी से शुरू करेंगे, फिर रेन ऑफ क्वांटिटी को बयान करेंगे, फिर रेन ऑफ क्वांटिटी के बाद जो रेन ऑफ डिसोल्यूशन है और केओस है, और उसका अपना एक नेगेटिव प्रिंसिपल है, उसको बयान करेंगे। और हमारा ये जो 6 सेटिंग्स का सेशन है वो इस पे मैं खत्म करूंगा। इसका जो पूरा आधा सेक्शन है वो हम डायरेक्ट कवर नहीं कर सकते, वो आप खुद ही पढ़िएगा। मैं इसका बस इंट्रोडक्शन साइड कराऊंगा छोटा सा, ज्यादा हम इसी फर्स्ट हाफ पे ज़ाहिर बात कर रहे होंगे। तो इसके बाद यहाँ तक क्लियर है जो मैंने बात करने की कोशिश की है कि इफ ही सेज कि द रूट ऑफ manifestation is in God's reality, which is pure spirit, which is pure light. But it needs, जैसे आईना नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट होता है, that is reality, और जिस चीज में वो रिफ्लेक्ट होता है उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक रिसेप्टिव पहलू जो कि वो मिरर है, जो आप देख ही नहीं सकते, और एक उसमें वो क्वालिटीज हैं जो उस ऑब्जेक्ट की हैं। वो जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसकी जो क्वालिटीज है वो आपको दिख रही है। तो ये कायनात है कि कायनात का एक, जैसे अभी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है विच रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट, और एक मटेरियल एस्पेक्ट है विच जस्ट सपोर्ट्स इट। तो ये हो गया। अभी हम देखेंगे कि यही क्वांटिटी और क्वालिटी है जो लाजमी है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इस करके ही ये सारी बहस उन्होंने क्वांटिटी और क्वालिटी। अब ये पॉइंट मेरा समझ गए तो मेरा ख्याल है कि बाकी सब कुछ आसान ही है। जी सर। तो आगे चलते हैं। एडिटोरियल नोट को मैं फिर इतना ही कहूंगा। अब अगर हम आ जाएं और इनका मकसद ये है कि वो असूल हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिसके जरिए से हम आज की जो दुनिया है इसको समझ सकें। कि कह रहे हैं कि ना हम उसके एरर्स को समझ सकते हैं, ना क्राइसिस को समझ सकते हैं, ना उसके हल को समझ सकते हैं, ना ये समझ सकते हैं हम क्या करें जब तक कि हमें ये ना पता हो कि ये क्यों है और कैसे है। इसलिए ये बहस इन्होंने छेड़ी है।
और कह रहे हैं कि ये इस तरह होना भी जो है ये किसी असूल के ही तहत है। अगली स्लाइड में आपको वो दिखाऊंगा कि गो के ये हकीकत से तो बहुत दूर है और ये बिल्कुल हकीकत का इनकार है, मगर इसका भी होना लाजमी है, क्योंकि वो चीज जिस पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है उसने भी तो एंड तो उधर ही होना है ना, इस असूल के तहत। आपको पता भी है, देखिए कि जब कोई चीज जिंदा होती है, जैसे कोई दरख्त होता है, कोई इंसान भी होता है, पहले पैदा होता है, फिर वो अपनी उरूज पे पहुंचता है, फिर डिक्लाइन पे पहुंचता है, और फिर जब जमीन में जाता है तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये असूल है। चाहे वो एक पौधे को देखें, यही असूल कार फरमा होंगे, इंसान को देखें, यही असूल कार फरमा होंगे। इंसान जो है रूह और जिस्म का मुरक्कब है। रूह वही क्वालिटी, एसेंस, स्पिरिट, और जिस्म जो है वो इन चार अनासर से बना हुआ है। और जबरदस्त बात यह है कि रूह को जाहिर है मौत नहीं है, वो आगे चली जाएगी, और ये जो इसका मैनिफेस्टेड एस्पेक्ट है उसने डिसइंटीग्रेट ही होना है। आप समझ लीजिए कि यही असूल दुनिया पे भी लागू होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी आसान लफ्जों में किताब का जो फर्स्ट प्रेमिस है वो एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये आप लोग क्लियर है तो मेरे ख्याल से आज की सिटिंग का मकसद पूरा हो जाएगा। एनी कमेंट्स और कंफ्यूजन? इसमें एक कमेंट था तैमूर साहब के, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि जो क्वालिटी क्वांटिटी हैं वो फॉर्म और मैटर को रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम ये स्पेशो टेम्पोरल जो हमारी डोमेन है, कॉर्पोरियल डोमेन, इसमें हम देखें, इसमें जाहिर बात है कोई भी ऐसी शय नहीं होगी जो कि फॉर्म और मैटर का मुरक्कब ना हो। तो इसका मतलब कि इस डोमेन में जो भी अशिया पाई जाएंगी वो क्वालिटी और क्वांटिटी का भी मिक्सचर होगा, मुरक्कब होगा। मतलब उसमें क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स भी होंगे और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स भी होंगे। क्वालिटेटिव फॉर्मल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और क्वांटिटेटिव सब्सटेंशियल एस्पेक्ट को कर रहे होंगे। इससे मेरे ज़हन में ये आया कि इसका मतलब है कि जो प्योर क्वांटिटी जो है, मतलब ऐसी चीज़ इमेजिन की जाए जो जो प्योरली सिर्फ मैथमेटिकली डिस्क्राइब की जा सके, प्योर क्वांटिटी विदाउट एनी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, वो तो फिर कॉर्पोरियल मैनिफेस्टेशन का हिस्सा ही नहीं होगा। मतलब वो फिर इस डोमेन का हिस्सा ही नहीं, और प्योर क्वालिटी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। मैनिफेस्टेशन में वही चीज होगी जो इन दोनों का मुरक्कब होगा। और इससे मुझे याद आया कि वो जब फिजिसिस्ट ये कहते हैं कि हम ये कॉर्पोरियल डोमेन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको, इनकी रियलिटी को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं कंप्लीटली, तो यही वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेसिक एक्सियम ही यही है कि जी क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव रियलिटी से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो तो हमारे दिमाग की इख्तरा है। तो अगर जो हमारे सामने जो जिस ऑब्जेक्ट का हम मुशाहिदा कर रहे हैं, अगर उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स ही हों तो तब तो फिजिसिस्ट ठीक है, लेकिन फ्रॉम अ मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसी शय जिसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स हों वो तो कॉर्पोरियल मैनिफेस्टेशन का हिस्सा ही नहीं हो सकता, वो मैनिफेस्टेशन का हिस्सा नहीं हो सकता फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यही फिजिसिस्ट गलत हो जाते हैं, और इसी वजह से फिर आप मैथमेटिकली भी उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैथमेटिक्स उस ऑब्जेक्ट के फॉर्मल एस्पेक्ट को, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कवर ही नहीं करेगा, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को कवर करेगा। यहीं से फिर वो आगे वो कार्टेशियन रेजिड्यूल एक टर्म है जो कि वुल्फगैंग स्मिथ ने भी बेसिकली जिसका तस्करा किया था, वो यही आता है कि देयर इज ऑलवेज अ रेजिड्यूल व्हेन यू ट्राई टू डिस्क्राइब अ थिंग मैथमेटिकली। और वो रेजिड्यूल इसलिए है क्योंकि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो मैथमेटिक्स कवर नहीं कर पाती। जी, ये अभी अगले चैप्टर में यही नतीजा वो निकालेंगे जो अब्बास साहब ने बहुत खूबसूरती से बयान कर दिया। क्योंकि मेरा मकसद वो किताब में लिखा हुआ है, तो मैं वो ये उसकी एप्लीकेशंस नहीं ज़्यादा बयान करूंगा, तो वो इतना टाइम ही नहीं, मगर असूल बयान करना चाह रहा हूँ। और ये बिल्कुल सही इन्होंने नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पहुंचेंगे ये उसके बारे में बिल्कुल ही ठीक कहा। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि ये फॉर्म का लफ्ज नहायत कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इससे अगर हम बचे रहें तो बेहतर है, क्योंकि नॉर्मली अंग्रेजी में फॉर्म का मतलब होता है जो दिखता है। यहाँ जो फिलोसॉफिकल एरिस्टोटेलियन माने में फॉर्म उसका स्पिरिट है, तो ये बहुत कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन हो जाती है। कहने का जी जी मकसद आप समझ गए हैं कि ये एसेंस की बात हो रही है और उसके सब्सटेंस की बात हो रही है। तो जनाबे वाला, अब हम, बहुत अच्छा कमेंट था।
अब मैं बात जो कर रहा था, मैं तो एक बड़ा सिंपल सा असूल बताया जिसको आप फिलोसॉफिकली इतना कह सकते हैं कि क्रिएशन में ये असूल पाया जाएगा ना कि चीज पैदा होगी और फिर डिसइंटीग्रेट होगी, कहने का मकसद तो एक दुनिया भी इसी असूल पे चलेगी। ये मेरा अभी तक ये पॉइंट था, और इसको मैं अब आपको, modern world is an anomaly and a monstrosity, but when viewed in relation to the whole historical cycle, it corresponds to a certain phase of that cycle, जिसको ग्रीक्स कहते थे द आयरन एज, द डार्क एज, या हिंदू कहते हैं डार्क एज, काल युग। मैं एक आपको वो अब दिखाता हूँ। ये तो था ना जी किताब का एक वो है, समरी है। अब हम कहते हैं कि ये जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि ये नेगेटिव इतना क्यों हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट क्यों होगा, तो वो कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड कॉरस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन फेज ऑफ द हिस्टोरिकल साइकिल, कि अगर यहाँ से देखिए ये पैदा होता है तो वो जैसे मैंने कहा एक अपनी अरूज पे पहुंच के फिर वो डेथ की तरफ जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हम समझिए इस फेज में अभी है ना कि स्पिरिट से बहुत दूर आ गए, स्पिरिट से दूर आके मैटर के करीब आ गए, और फिर डेथ वाकई होगी और अगला फेज शुरू हो जाएगा। अब ये जो डेथ है, इट्स अ डेथ फॉर द बॉडी बट इट्स लाइफ फॉर द स्पिरिट। स्पिरिट में तो आगे चले जाना है, तो उसी मेटाफोर में जो अगली साइकिल शुरू होगी वो प्योर स्पिरिट से शुरू होगी, और फिर अपनी जगह जाके वो फिर डेथ पे आएगी। और इसको ये मैंने अपनी कहीं गेनों में इस तरह का पढ़ा था, उसको मैंने ग्राफिकली आपके सामने पेश करने की कोशिश की है कि इसलिए साइक्लिक का मतलब शायद ये भी है। साइक्लिक का ये मतलब नहीं है कि गोल गोल जा रहा है, साइक्लिक का मतलब ये है कि एक असूल पे चल रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है। रिपीट कुछ नहीं होता, बिकॉज गॉड्स इन्फिनिटी देयर इज नो रेपिटेशन, पर असूल नहीं चेंज हो सकता। समझ रहे हैं ना आप कि अल्टीमेटली ये पूरा ही सिस्टम ही फिर बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। अच्छा, ये अब इसमें वैसे बहुत से असूल है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करने जा रहा, मगर क्या है कि इसमें बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर आप एक स्ट्रिंग को लेके ऐसे करके बजाएं ना, गिटार की स्ट्रिंग को, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जैसे जैसे एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी, यानी कि स्पीड बढ़ती जाएगी। आप अपने इर्द गिर्द भी देख रहे हैं वक्त की जैसे स्पीड बढ़ गई है। और हिंदू ट्रेडिशन में आता है कि जो पहला युग था वो बहुत लंबा था, दूसरा युग उससे छोटा था, तीसरा उससे छोटा, और जिसमें हम रह रहे हैं ये सबसे छोटा युग है, यानी कि साइकिल्स के अंदर साइकिल जो है। तो खैर इधर ये पॉइंट, इधर हम ये एडिटोरियल नोट में से ये पॉइंट देख रहे थे कि अभी जो सिचुएशन है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सर्टेन कॉस्मिक लॉज। दिस इज द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक एंड ट्राई टू रिप्रेजेंट गेनॉन। ये चीज क्लियर है जनाब? ये अरसलान, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। अच्छा, वैसे तैमूर साहब इससे मुझे वो एक और गिनों ने एक डिस्कशन की है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम वो मेरे ज़हन में आ गया था बेसिकली। पढ़ेंगे ना, ये तो सब आगे जाके, ये तो साइंस अच्छा है। आगे, ठीक है, आपने ठीक हो, देखा नहीं? ठीक आपको ईमेल नहीं ठीक आई शायद? ये वो ना सिटिंग वाइज शेयर्ड है एवरीथिंग। ठीक ठीक हो, ठीक। ये इसको बनाते हैं। थैंक यू। ये इंट्रोडक्शन में एक आध पॉइंट मैं और करूं तो फिर हम ये हमारा सेशन
शायद ये वैसे आप लोगों को तो जरूरत नहीं है, आप लोग मॉडर्निटी और ट्रेडिशन पे काफी कुछ सुन चुके, मगर शायद अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो मॉडर्न और ट्रेडिशन से हमारा मतलब है वर्ल्ड व्यूज और मेंटालिटीज की बात हो रही है। तो जो मॉडर्न मेंटालिटी है उसको आप जिसकी क्रिटिसिज्म हो रही है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं रीजन और मटेरियलिज्म के जरिए, और दूसरी तरफ ट्रेडिशन है वो रेवलेशन पे बेस्ड है और वो इंटेलेक्ट यानी कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज का आला है उस पे बेस्ड है। So obviously Geno is speaking from the traditional point of view, एक ये point था, and as I said the central theme of the book is कि आज की दुनिया जो रेन ऑफ क्वांटिटी है वो हर चीज को क्वांटिटेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। अब और इसको आपके चारों तरफ आपको नजर आएगा कि जाहिर है अब सारी की सारी अहमियत पैसे को है। फॉर एग्जांपल मटेरियल मेजरमेंट्स हैं, इंसान की एक्सटीरियर पे सारी सेल्फी पे है सारा जोर, और ये जो यूनिटी से मल्टीप्लिसिटी का सफर है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पे भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ नंबर है ना, क्वांटिटी जो है बढ़ गई है लोगों की, बिलियंस हो गए, पहले कभी इतने लोग नहीं, यानी कि क्वांटिटी का निशानी हर तरफ है हमारे। और जैसे अभी बात साहब ने कहा साइंस जो है वो हर चीज को क्वांटिफाई करना चाह रही है, तो यही अब आगे बाकी बुक में जो हम नहीं कवर कर रहे वो ये है कि एक्सप्लेन करने के बाद कि क्वालिटी और क्वांटिटी है वो मुख्तलिफ डोमेन्स में आपको दिखाएंगे कि कैसे एक इंसान को, फॉर एग्जांपल जब प्योर क्वांटिटी की तरफ इंसान को ले जाएंगे तो कहेंगे कि सब इंसान बराबर है, इसलिए यूनिवर्सल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आएगा और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आएगा कि गधा घोड़ा सब बराबर है। सारे गधे मिलके कहेंगे कि सफेद काला है तो काला हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, मगर क्वांटिटी के असूल से हो भी सकता है। तो यही इनका था कि रेन ऑफ क्वांटिटी जो है वो सबसे ज्यादा मॉडर्न साइंस में नजर आती है और दूसरी तरफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी नजर आती है। एंड एज वी सेड इट मैचेस द साइक्लिक फेज वी आर इन। एक में उन्होंने पॉइंट किया, जैसे मैं ये तो मैं कह चुका हूँ कि मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल से डिसेंड करती है टुवर्ड्स द लोएस्ट पॉइंट, और अल्टीमेटली जो लोएस्ट पॉइंट है वो इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन है प्रिंसिपल का, वो एंटी क्राइस्ट हो गया। और इस तरह की रैशनल और मटेरियलिस्ट सोच जब तक नहीं होगी तो ऐसी दुनिया भी नहीं होगी। तो ये भी इनका एक, ये मैं चाह नहीं रहा था इस पे ज्यादा बात करना, क्योंकि ये आप खुद पढ़ सकते हैं, तो सिंपल अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ है। मगर एक एग्जांपल वो जरूर लेते हैं कि जो प्योरली क्वालिटेटिव चीजें है और रिवायती तौर पर वो इस जमाने में क्वांटिटेटिव होगी। तो मिसाल वो देते हैं पाइथागोरियन नंबर्स का, कि जो नंबर था सेक्रेड ग्रीक ट्रेडिशन में वो उन क्वालिटीज, उन आर्किटाइप्स का सिंबल था जिसका पूरी कायनात मजहर है, अल्लाह के अस्मा का वो से रिलेट करता था। आज नंबर जो है प्योर क्वांटिटी के लिए लिया जाता है। इसी तरह एक और क्योंकि जब क्वालिटेटिवली चीजों को देखते हैं तो सिंबलिज्म बहुत मायने खेल हो जाता है, जो भी अब इस आज की मेंटालिटी में नहीं है। फिर वो कहते हैं कि वेस्ट और ईस्ट भी उसी का एक सिंबल है कि सूरज निकलता है ईस्ट से और ढलता वेस्ट पे। So he said that the modern state of mind is Western in origin. Domination of the West at the end of a cycle, and that domination is through material domination, an expression of the reign of quantity. ये भी बहुत ही मजेदार बात है। और ये कि यूनिटी से जो मल्टीप्लिसिटी का सफर है उसमें इंडिविजुअलिज्म भी उसी असूल से सामने आता है। तो यहाँ हम ये शायद और स्लाइड हो या नहीं, इसके बाद जो मेन चैप्टर है वो शुरू करेंगे या कर दे? अभी 4-5 मिनट हैं, हम कर देते हैं। एक कमेंट तो साहब, एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था कि ये जो भी आपने बात कही थी कि
आजकल के ज़माने में ये टेंडेंसी है कि जो हर किस्म की जो चीज़ है उसको क्वांटिफाई किया जाए। तो मेरे ज़हन में एक पॉइंट ये आया था कि इसके पीछे जो असल टेंडेंसी है बेसिकली वो ये कि आपके सामने कोई भी होल हो, मतलब एक अपेरेंटली जैसे एक सिंथेटिक रियलिटी है, तो वो जो रियलिटी का जो सिंथेटिक एस्पेक्ट है उसको नहीं मानना, उसको डिनाई करना। वो जो सिंथेटिक एस्पेक्ट आपको नजर आ रहा है उसको डिनाई कर देना और कहना कि नहीं ये सिंथेटिक नहीं है, असल में ये सिंथेटिक रियलिटी असल में कुछ इनडिविजिबल यूनिट्स का एग्रीगेट है। तो इनडिविजिबल यूनिट्स का एग्रीगेट वो होल बनता है। मतलब होल की जो रियलिटी है इट इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ इट्स पार्ट्स एंड द पार्ट्स देमसेल्व्स आर इवेंचुअली इंडिविजुअल यूनिट्स। और वो जो इंडिविजिबल यूनिट्स हैं, अगर आप होल को इस तरह बना देंगे कि होल इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजिबल यूनिट्स, तो फिर आप होल को प्योर क्वांटिटी से या मैथमेटिकली कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर जो होल की अपनी रियलिटी है, जो उसकी सिंथेटिक रियलिटी है, मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूं, लेट्स से ज्योमेट्री की मिसाल है कि और ये रेने डेकार्ट ने ये कहा था। उसने कहा था कि जो लाइन है, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब ये फ्रॉम अ मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये अब्सर्ड है। लाइन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ, लाइन की अपनी एक रियलिटी है। अगर आप इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट्स you can never reach a line. आप जितने भी पॉइंट्स इमेजिन कर लें, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट्स, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विल नेवर फॉर्म अ लाइन। लेकिन ये वही टेंडेंसी है कि एक होल रियलिटी है, उसको इंडिविजिबल यूनिट्स का एग्रीगेट बना देना, क्योंकि फिर इसी वजह से आप उस होल रियलिटी को मैथमेटिकली कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें। प्योर अदरवाइज यू कैनॉट डिस्क्राइब अ होल इन टर्म्स ऑफ प्योर क्वांटिटी। यू विल हैव टू अज्यूम कि वो जो होल रियलिटी है it is an aggregate of some जिसे कहते हैं indivisible units या some basic units। और यही टेंडेंसी मॉडर्न साइंस में भी पाई जाती अगर देखा जाए तो यही है। लेकिन ये मेटाफिजिकली अब्सर्ड है। बहुत इसलिए आप देखें, एक और एग्जांपल मैं बस देना चाहूँ उसके बाद। इसलिए देखें जो स्पेशल एक्सटेंशन है, जैसे ये लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन, जो स्पेशल ये टेम्पोरल एक्सटेंशन है उसको भी इसी वजह से अगर आप देखें तो मॉडर्न साइंस इसी तरफ जा रही है। उनकी यही टेंडेंसी है कि जी एक स्पेस में भी एक सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, स्पेस जो है उसका एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको फिर ये एक और टर्म होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, उससे रिलेट करते हैं। फिर टाइम को भी डिस्क्रिटाइज करने की कोशिश करते हैं, स्पेस को भी डिस्क्रिटाइज, हर कंटिन्यूस क्वांटिटी को डिस्क्रिटाइज करने की कोशिश करते हैं। टेंडेंसी ये है कि कंटिन्यूस क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, एवरीथिंग कैन बी डिस्क्राइब थ्रू डिस्क्रीट क्वांटिटी, क्योंकि तभी आप नंबर्स के टर्म्स में फिर उस रियलिटी को डिस्क्राइब कर सकें। मैंने कहा ये मेरे ज़हन में कमेंट आया था, मैं कर दूं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है सारा टॉपिक। अब हमारा टाइम मेरे ख्याल से 5 मिनट हम ले लेते हैं और फिर ये सेशन हम खत्म कर लेंगे 6:20 पे। इसको मैं बस इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जितना हाईलाइट किया है। जो पहला चैप्टर है जो हमने थोड़ी सी आपको एक इंट्रो में भी वही बात करते हैं कि क्वालिटी से क्वांटिटी का सफर। इसमें वो इसके अब इस चैप्टर में बेसिकली वो अब इसकी रूट बता रहे हैं कि ये क्वालिटी क्वांटिटी की जो हमने बात की है ये कहाँ से आ रही है। अब इसका सिर्फ मेरा सिर्फ फोकस ये होगा, बाकी डिटेल्स आप डायरेक्ट पढ़ सकते। He says that this, the first of all cosmic dualities, is a starting point, for it is situated at the very principle of existence or of universal manifestation. Without it, no manifestation would be possible in any mode whatsoever. तो कह रहे हैं कि कायनात से बाहर एक प्रिंसिपल होगा जो कायनात का प्रिंसिपल होगा। तो अगर हमारे लैंग्वेज में आप कहें तो जो डिवाइन इंटेलेक्ट है उसमें दो एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। वो क्या है? ड्युअलिटी ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। अगर आप इस्लामिक माइथोलॉजी की जबान में कहेंगे तो लौ और कलम कहेंगे। कलम जो है दैट्स गॉड्स नॉलेज ऑफ हिज क्रिएशन। यू सी एसेंसेस है ना उसमें, क्रिएशन के क्वालिटीज हैं, एसेंसेस हैं, आर्कीटाइप्स हैं, और उनका सपोर्ट क्या है?
लॉ जो है, जो टैबलेट है, प्योरली पैसिव। उसकी क्वालिटी क्या है कि प्योर है, उस पर कुछ भी नहीं है। इट इज परफेक्टली रिसेप्टिव प्रिंसिपल। सो बोथ दिस प्रिंसिपल, एज यू नो, कि कहा जाता है ना तकदीर तो लिखी गई है, ये सब इसी प्रिंसिपल के कुरानिक सिंबल्स हैं। कि जो तो हिंदू ट्रेडिशन में जो डिवाइन इंटेलेक्ट है, उसके जो दो एस्पेक्ट्स हैं, वो पुरुष एंड प्राकृति, मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, और अभी एसेंस एंड सब्सटेंस भी कह सकते हैं। Its two terms must be envisaged as universal principles and as being the two poles of all manifestation. जी क्या कमेंट आया है? ये नहीं आएंगे इससे पूरा जबरदस्त। और एग्जैक्ट आपने बड़ा सही कहा है, चाइनीज कॉस्मोलॉजी में भी यही कहा जाता है कि कायनात के जो प्रिंसिपल ही कहेंगे, असूल ही कहेंगे, कि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इसलिए कायनात में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, किसी भी चीज में देखें आपको ये दोनों प्रिंसिपल नजर आएंगे। वो खैर मैं पहले बहुत मिसालें दे चुका हूँ, इस किताब में भी बहुत मिसालें हैं, तो अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब अज़ानें भी हो रही हैं, तो ये हम थोड़ा सा देख के तो फिर हम ब्रेक लेते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि ये जो पुरुष और प्रकृति है, उसको एसेंस और सब्सटेंस कहा जाएगा। अब ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। अब जिस पॉइंट पे आ रहे हैं, द ओनली पॉइंट आई वांट टू मेक, व्हिच आई थिंक इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, इज दिस, कि ये यूनिवर्सल डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं दो, वो फिर इस कायनात के अंदर भी किसी शक्ल में जाहिर होंगे, और वो शक्ल इस चैप्टर के एंड में हमें ये बताते हैं कि वो एसेंस और सब्सटेंस की इस दुनिया में जो शक्ल है, उसको आप क्वालिटी और क्वांटिटी कहेंगे। These two principles appear in it under the aspects of quality and quantity. इसकी मैं अब एक स्लाइड में इसको समराइज करूंगा तो बेहतर समझ आएगा। It is possible to speak of the essence and the substance of our world, that is, of the world that is the domain of the individual human being. And it can be said that in conformity with the particular conditions that define this world as such, बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, समझ नहीं आते, इसलिए मैं सिर्फ उसकी खास बातें हाईलाइट कर रहा हूँ। These two principles appear in it under the aspects of quality and of quantity respectively. इसके पीछे असल में जो सोच है वो ये है कि खुदा तो इन्फिनिट है, उसने इन्फिनिट कायनातें बना रहा है। हर कायनात में एसेंस और सब्सटेंस के प्रिंसिपल की शक्ल अलग अलग होगी, बिकॉज गॉड नेवर रिपीट्स हिमसेल्फ। तो हमारी कायनात में जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें इसकी शक्ल क्वालिटी और क्वांटिटी की रहती है, कि जो चीज आपको नजर आती है वो थ्रू क्वालिटीज नजर आती है, और उसका सपोर्ट जो होता है वो क्वांटिटी होता है, मैटर साइड होती है, कोई स्टफ होता है। आपके ख्यालात भी हो, आपकी कोई सोच हो, वो कोई इमेजिनरी शक्ल इख्तियार करे, तो इसको वो कह रहे हैं पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ हम रोकते हैं, और अगला जो हिस्सा है वो हम ना इसी को मैं स्लाइड और एग्जांपल्स की मदद से समझाने की कोशिश करूँ। तैमूर साहब, अगर जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल पूछ सकूं? मैं ये सोच भी रही थी, पूछना भी चाह रही थी कि इसमें क्या हम इन्फिनिट ओनली समझेंगे कि गॉड इन्फिनिट विल में हम, या गॉड इन्फिनिट नेचर में हम इसको ये इस तरह मैनिफेस्ट देखते हैं, या सही हुसैन नस्ल जिस तरह बात करते हैं कि गॉड इज बोथ एब्सोल्यूट एंड इन्फिनिट, and the manifestation of that is in the masculine and the feminine. So can we also see it this way, quantity and quality as the masculine and the feminine and the... नहीं, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, क्योंकि गैनॉन इसको उधर तक नहीं ले जाते, मगर शोन से हम उधर तक पहुंचते हैं, और नस्ल वही कह रहे हैं। वो ये है कि अब ये जो दो बात है, लौह और कलम, एक्टिव एंड पैसिव, एसेंस एंड सब्सटेंस, इसकी भी सोर्स क्या है? तो जैसे मरियम ने अभी कहा, उसकी सोर्स अल्टीमेटली गॉड्स एब्सोल्यूटनेस एंड गॉड्स इन्फिनिट्यूड है। वल्लाह आलम, जो मुझे समझ आई है, जो ये कह रही हैं कि अल्टीमेटली, ये अच्छा सवाल है, इसको हम थोड़ा सा होल्ड पे भी रख सकते हैं, इस पे हम डिस्कशन आगे, मगर जहाँ तक मुझे समझ आई है, असल में गैनॉन की और बुक्स हैं जिसमें इस पॉइंट पे ज्यादा बात की गई है, स्पेशली द ग्रेट ट्रायड जो है, चाइनीज
कॉस्मोलॉजी में, मगर जो मुझे याद आता है कुछ इसी तरह की बात है कि अल्टीमेटली इसकी मेटाफिजिकल सोर्स तो अल्लाह ताला की रियलिटी में होगी ना, तो इसलिए वो फिर डिवाइन इंटेलेक्ट या जो क्रिएटिव इंटेलेक्ट है उसमें भी वो किसी शक्ल में जाहिर होंगी और फिर इस दुनिया में भी किसी शक्ल में जाहिर होंगी। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है कि ये जो फ्लो का एस्पेक्ट है वो फेमिनिन साइड से आता है, इन्फिनिट साइड से आता है, इसी को आप कहें तो मिस्टीरियस साइड है, कंस्ट्रिक्ट नहीं होती, जबकि जो ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, वो एसेंस साइड से आता है। मगर ये ना थोड़ा सा इसकी कॉस्मोलॉजिकल एप्लीकेशन में उसमें जाना नहीं चाह रहा, वो भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तैमूर साहब, इसी वजह से शायद जो 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 एसेंशियल एस्पेक्ट है उसको आप नोएबल एस्पेक्ट कहती हैं किसी भी एंटिटी का, और जो सब्सटेंशियल है वो अनइंटेलिजिबल एस्पेक्ट है, शायद यही वजह कि उसमें मिस्ट्री। इसको ना हम एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं क्योंकि इसको बेहतर समझ आएगा जब मैं वो स्लाइड दिखाऊंगा, मरियम का ये जो पॉइंट है। But that's how I would answer it. Okay? It's ultimately rooted in God's infinitude and His oneness, yeah, absoluteness. तो बड़ा आपने वैसे सोच में डाल दिया मरियम। वो कल ही मैंने दोबारा पढ़ा है, कोई मुझसे कह रहा था बैलेंस के बारे में, तो मैंने कहा बैलेंस आपने देखना है तो यहाँ देखिए आप, मैंने वो कल उनसे आर्टिकल शेयर किया, पता नहीं कितने सालों बाद दोबारा पढ़ा, तो वो आज आप देखें आपने बात कर दी। मगर इस पे मैं I'll dig up some more references ताकि और क्लैरिफाई हो जाए। तो इसमें एक और बात भी है तैमूर साहब कि वो ये जो पोटेंसी और एक्ट है बेसिकली, तो वो पोटेंसी और एक्ट का भी 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस बनती है मैटर और फॉर्म के साथ। वो तो सब एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये वो अपने गेनोन ने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी जब नहीं, मैं बेसिकली उस पॉइंट से कहना चाह रहा हूँ कि वो पोटेंसी के अंदर बेसिकली क्योंकि पोटेंसी जिद है ना एक्ट की, मतलब कि कोई चीज एक्चुअलाइज नहीं हुई हुई, कोई चीज डिटरमिन्ड नहीं है, तो वो कोई चीज डिटरमिन्ड नहीं है तो इसलिए फिर वो इंटेलिजिबल भी नहीं है, मतलब कि डिटरमिन्ड नहीं है, इन डिस्टिंक्शन है, तमीज नहीं हो रही। तमीज तभी होगी जब एक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, बेसिकली मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली ये सब्सटेंशियल साइड ही होगी ना, जो कि वो पोटेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। वही बेसिकली वो जब ये मैनिफेस्टेशन का हिस्सा कोई चीज बनती है तो वो एक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन के नतीजे में बनती है। जो पोटेंशियल है, जो पोटेंसी है, वो एक्ट में तब्दील होती है थ्रू एन एक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो तभी चीज मैनिफेस्टेशन का हिस्सा बनती है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जैसे जब कलम जो है वो स्लेट या लौह पे लिखेगा कुछ, तो वो जो लिखना है बेसिकली वो मैनिफेस्टेशन, मतलब डोमेन ऑफ मैनिफेस्टेशन में आना है, ज़हूर होना है किसी चीज का, तो वो उस पॉइंट से बात कर रहा हूँ। आपको पता है इसमें ना काफी सटलिटीज है, हमें प्रिंसिपल समझ आ जाए तो अगली स्लाइड में मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि, और गेनो भी कहते हैं कि वो फिर जो एक लेवल के लिए सब्सटेंस है, एक एसेंस हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, उससे जो लोअर लेवल है उसके लिए ये सब्सटेंस एसेंस हो जाएगा और नीचे वाली चीज सब्सटेंस हो जाएगी, ये जो सब्सटेंस था वो एसेंस हो जाएगा। तो ये भी एक हायरार्किक भी चीजें बदलती रहती हैं जैसे जैसे, तो ये भी गेनो को पढ़ जी वो जाहिर बात है, वो गेनो जाहिर बात है वो डिस्टिंग्विश जो करते हैं मटेरिया सेकेंडा और प्राइमरी, ये वही वाली बात है। प्राइमरी तो कहते हैं ना कि बिल्कुल इनडिस्टिंक्शन है, बिल्कुल अननोएबल, कुछ भी उसके बारे में डिटरमिन्ड नहीं है, लेकिन एक खास लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे जो चीज रोल प्ले कर रही होगी मटेरिया का, वो उसके बारे में यू कैन से समथिंग, उसके बारे में देयर इज समथिंग व्हिच इज डिटरमिन्ड। तो ये यकीनन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये सटल डिफरेंस है बेसिकली, इसमें कोई शक नहीं। मतलब हम असल में ना अभी प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहे हैं, मगर इट्स वेरी यूजफुल because it can give rise to certain confusions, वो फिर डिस्कशन में इंशाल्लाह दूर होगी। अभी हम मेरे ख्याल है कि यही जो डिफरेंस है मटेरिया प्राइमा एंड सेकेंडा, तो जो प्राइमरी मैटर है प्रकृति, that will be the support for all possibilities of manifestation। जितनी भी possibilities हैं यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन की,
उन तमाम के लिए प्रकृति विल बी द सपोर्ट। लेकिन मटेरिया सेकंडा गालिबन ये तो सबने पढ़ा हुआ है ना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट, व्हाट यू से। जी जी, नहीं मैं वो सिर्फ डिफरेंस बताना चाह रहा था प्राइमरा और सेकंडा में कि अब ये चैप्टर इसी के बारे में सेज ऑल ऑफ दैट। जी जी जी, आचार्य तो सबने पढ़ा हुआ है ना, हम बस उसके मेन पॉइंट्स निकालना चाह रहे हैं। सही सही। मटीरिया प्रीमा और सेकंडा तो अभी आएगा ना इसके बाद, वो अगले चैप्टर में है का है ना, कि जब बात होती है कि मटीरिया सिग्निफाइड बाय नंबर, बाय क्वांटिटी। जी, वो जो स्पेशो टेम्पोरल जो हमारी कॉर्पोरियल डोमेन है उसके विद रिस्पेक्ट जो मटेरिया सेकंड है, जारी बात है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटिटी ऑफ कोर्स। वो मेन उसका दिस इज व्हाट द चैप्टर हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड, नो पीपल हैव रेड इट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द चैप्टर इज अबाउट, व्हाट जो आप कह रहे हो। जी जी, नहीं वो बेसिकली मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि वो जो हम कह रहे थे ना कि वी कैन से समथिंग अबाउट मटेरिया सेकंडा, देयर इज समथिंग डिटरमिन्ड अबाउट मटेरिया सेकंडा, बट देयर इज नथिंग डिटरमिन्ड अबाउट प्रकृति और मटेरिया प्राइमा। मैं बेसिकली उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि वो क्या चीज है जो डिटरमिन्ड है अबाउट मटेरिया सेकंडा। वो बेसिकली यही है कि हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन है जिसके लिए मटेरिया सेकंडा सपोर्ट नहीं बन सकता। At least we can say this, but we cannot say this for Prakriti, primary matter, because it will be a support for any kind of possibility of manifestation, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। But for all the other materia secunda, at least we can say that they will be a support for a limited possibilities manifestation। कुछ ऐसी possibility manifestation होगी जिनके लिए वो support नहीं बन सकता। अब यही कहना itself डिटरमिन कर देता है उस मटेरिया सेकंडा को। मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा था, दिस इज व्हाट इज डिटरमिन्ड। दिस इज वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो चैप्टर 2 में है। जी नहीं, वो असल में ब्रेक से पहले एक डिस्कशन हो रही थी, बेसिकली मैं उससे रिलेट करना चाह रहा था। डिस्कशन नहीं हो रही थी, वो आपने खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया था ना। अच्छा चले, सही है सही है भाई, अभी टर्न आई नहीं। सही है। और लगता है मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, गलती है। चलो ठीक है, आप पढ़ के आते तो ये कंफ्यूजन ना होती। सही है सही है सही, यही बात है बस। ओ ये अच्छा जी, सब आगे तो शुरू करते हैं। मैं लास्ट अभी जाने से पहले ये मैंने चीज जो हाईलाइट की, ये हम पढ़ रहे थे कि क्वालिटी और क्वांटिटी की सोर्स क्या है, वो हमने देखी कि वो डिवाइन 2 एस्पेक्ट्स हैं डिवाइन इंटेलेक्ट के, द एक्टिव प्रिंसिपल एंड द पैसिव प्रिंसिपल कह लें, जो सारी कॉस्मिक डुअलिटीज की सोर्स हैं। तो ये तो दिस देयरफॉर ये जिनको कहा गया पुरुष और प्रकृति या और बहुत से नाम है, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे अभी अब्बास साहब बात कर रहे थे, कोई भी दुनिया होगी उसमें ये दो, मैं भी यही कह रहा था वैसे, कि कोई भी दुनिया होगी उसमें ये 2 एस्पेक्ट्स होंगे। तो हमारी दुनिया में वो ये कहते हैं कि उन एस्पेक्ट्स की शक्ल क्वालिटी और क्वांटिटी बनती है। द एसेंस एंड सब्सटेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, these 2 principles appear in it under the aspects of quality and of quantity. In any case, they are always, अच्छा ये हम मैं नहीं डिस्कस करूंगा, ये आप खुद ही पढ़ लेना। ये एरिस्टोटल और प्लेटो के डिफरेंस पे थोड़ी सी बात है। ये फिर अगले चैप्टर का इंट्रो है, इसको भी अभी हम रह देते हैं। मैं आपको अब स्लाइड में ना इसका समरी दिखाता हूँ। अच्छा, और लोगों ने ज्वाइन किया। हाँ, अच्छा ये जो आपने तो ज़ाहिर सबने पढ़ा हुआ है चैप्टर, उसको मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। क्वालिटी और क्वांटिटी और उसकी रूट एज एसेंस एंड सब्सटेंस।
तो ये जिसमें इन्होंने लफ्ज बयान किया ना कि ये समझिए जो दायरे के अंदर एक दुनिया है, दुनिया के बाहर तो इन्फिनिट रियलिटी है, और उस तो किसी भी दुनिया को वजूद में आने के लिए ये दो असूल चाहिए। ये पोलर का मतलब ये है ना, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसलिए इसको ये पोलर दिखाया है। एसेंस एक तरफ है, सब्सटेंस दूसरी तरफ है। ये कि भाई पोलर का मतलब कि अपोज्ड है एक दूसरे से, ऑपोजिट एंड्स पे है। यूनिवर्सल का मतलब कि ये प्रिंसिपल है, इनकी कोई फॉर्म एज सच नहीं है। हाइट 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 हाइट, ये कुछ यूनिवर्सल से मतलब आप समझते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये डिस्कशन उजैर साहब से भी सुन चुके हैं, और जैसे कि फाजिल साहब जिसको कुल्ली कहते हैं ना, कि एक कुल्ली मफहूम है कि इंसान है, ये कुल्ली मफहूम है, वो किसी इंडिविजुअल से लिमिटेड नहीं है, वो हर इंडिविजुअल में पाया जाएगा। तो ये एसेंस से मुराद यही है। इसी से वो जो स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, जैसे गेनो इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, उसी से स्पीसीज निकलती है। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट है जिस पे मैं पहले नहीं जाना चाह रहा था, कंफ्यूजन हो जाती है, वो ये है कि ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, मगर ये फिर हर जो भी दुनिया होगी उसके अंदर हर लेवल पे जाहिर होंगे, उस दुनिया में भी, और फिर उस दुनिया की हर चीज में फिर से दोबारा वो जाहिर होंगे कि विद इन बीइंग्स इनसाइड द वर्ल्ड। तो ये फिर काफी आगे इसकी एप्लीकेशन, प्रिंसिपल पता हो तो एप्लीकेशन समझ में आने लगती है। कि देखिए ना, जो इस लेवल, मिसाल के तौर पर हम, मैं अपनी मिसाल लूँ तो इंसान में जो रूह है वो एक्टिव है, और जो सोल है उसके सामने पैसिव है, और जो बॉडी है उसके लिए सोल एक्टिव है, बॉडी पैसिव है। जो दुनिया है उसके लिए बॉडी एक्टिव है, दुनिया पैसिव है। तो वही असूल है, हर लेवल पे उसका वो टर्म्स चेंज होती जाएगी। तो इस पे खैर ये थोड़े से पॉइंट था। अब हम इसको सॉर्ट ऑफ रैप अप करते हैं बाय सम एग्जांपल्स। अब ये असूल है ना, ये किसी इसकी कोई फॉर्म नहीं है, तो मगर ट्रेडिशन जो है वो कोई अल्फाज से या कुछ सिंबल्स के जरिए इसका इजहार करता है। ये जो प्रकृति है, इसको आगे चल के आप देखेंगे मटीरिया प्रीमा भी कहा गया है, प्राइम मैटर। ये जो सब्सटेंस कह रहे हैं, इसको वाटर्स के सिंबल से बड़ा ट्रेडिशन में डिफाइन किया गया है। आपके साथ मैंने एंड में फिर वो शेयर करूंगा, मगर मैंने आपको वैसे भी भेजी भी है इस सेशन के लिए, कुरान की आयत है। चले अभी वो शेयर होगी, कि जिसमें कहा गया है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग आउट ऑफ वाटर। और इसकी एक और है कि कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ताला ने क्रिएशन की, एंड हिज थ्रोन वाज अपॉन द वाटर्स। थ्रोन एक्टिव प्रिंसिपल है, ऑल द क्वालिटीज ऑफ गॉड, एंड वाटर एज द सपोर्टिंग एलिमेंट। लॉ और कलम की हम बात कर चुके हैं, इसी का एक मिसाल मिरर की भी इसलिए ली जाती है कि मिरर में एक क्वालिटेटिव साइड है और एक सपोर्टिव साइड है। और आखिर में जेनेसिस से एक मेरे जहन में आ रहा है कि जो क्रिएशन को डिफाइन किया गया है जेनेसिस में, वैसे किया गया है, द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर्स। स्पिरिट वही कलम, गॉड्स इंटेलेक्ट, डिवाइन इंटेलेक्ट, और जिसने रिसीव किया उसका नक्श वो वाटर्स। से ये है जी अफीरा, क्लियर हो गया ना जी, दीज टू प्रिंसिपल्स। हाँ, आप पे कोई, अगर कोई, दिस इज क्लियर जो बात हो रही है जनाब, कोई बोलेगा हाजरीन में से? जी तैमूर साहब, बिल्कुल ठीक है। एंड जो मैंने पहले ज़बानी कहा था, मगर इस चैप्टर का जो वो बड़े तरीके से वो चलते हैं, उनका असल मकसद कहने का ये है कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी विद इन दिस वर्ल्ड, उसकी सोर्स क्या है। तो वो हम जस्ट रीइटरेटिंग इट कि वो जो एसेंस और सब्सटेंस यूनिवर्सल चीज है, वो इस दुनिया में सिफात
चीजों की रंग बू और इससे, और उनकी सपोर्ट जो मैटर है उसके जरिए इजहार होता है इस दुनिया में। मेरे ख्याल से यही है। हाँ जी। अब एक ज्यादा बस मेन पॉइंट यही था चैप्टर 1 का जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि क्योंकि पूरी बुक ही जैसे हमने पहले देखा क्वालिटी से क्वांटिटी के सफर पे है और हम अब रेन ऑफ क्वांटिटी में रह रहे हैं। इसके फिर इन्होंने डिस्कस किए, वो मुझे जाहिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फाजिल साहब भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से डिस्कस किया है कि स्कोलास्टिक फिलोसफी में इन्हीं दो चीजों को फॉर्म और मैटर कहते हैं। फॉर्म का मतलब शेप नहीं है, फॉर्म का मतलब उसका आर्किटाइप, उसका एसेंस है। और ग्रीक में कहते हैं ईडोस एंड हाइले, जो फिर इन्होंने वैसे, हाँ, और संस्कृत में कहते हैं नाम और रूप। रूप वही की चीज का जो फॉर्म है इन द ऑब्वियस सेंस, एंड नाम इज इट्स रियलिटी। एसेंस एंड सब्सटेंस तो हम बात कर चुके हैं। और एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी में इसी को एक्ट एंड पोटेंसी कहते हैं। ये फालिद साहब बहुत बेहतर बयान कर चुके हैं और इसमें भी इन्होंने काफी जबरदस्त बयान किया, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। और एट द एंड ऑफ इट, इन आवर वर्ल्ड, इन द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आल्सो, ये बात हो चुकी है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक इसमें और पॉइंट है जो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल के अंदर फर्क यह है कि प्लेटो जब आइडिया कहता है तो वो ट्रांसेंडेंट हवाले से देखता है कि जो खुदा के दिमाग में या जो आर्किटाइप्स हैं, जो अस्मा और सिफात का लेवल है, उसको कहता है सोर्स। एरिस्टोटल भी उसको ही कहता है, मगर एरिस्टोटल का ज्यादा फोकस है कि इस दुनिया में जो अभी हमें डिस्कशन हुआ है कि एक आप आर्किटाइप को यूनिवर्सल सेंस में ले सकते हैं और फिर इस दुनिया में उनका इजहार सिफात के जरिए होता है जो ऑब्जर्वेबल होती है। तो एरिस्टोटल इज मोर कंसर्न अबाउट दैट। तो वो एक फिलोसॉफिकल बहस है, वो अभी टाइम नहीं है उसका। आप ये पढ़ेंगे तो आपको मेरा ख्याल है इस इशारे से बेहतर समझ आएगी कि बात एक ही कर रहे हैं कि हम इस दुनिया में भी देखें तो एक मैटर है और एक उसकी सिफात है। और प्लेटो ये कह रहा है कि ये इधर जो कुछ भी है उस सब का जो आर्किटाइप है वो आलम बाला में है। बात बेसिकली वो भी यही कर रहा है। बोथ कंसिडरिंग आर्किटाइप्स और एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग्स, द क्वालिटेटिव साइड ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब एक बड़े अभी जो नाम और रूप से मुझे एक छोटा सा पॉइंट जहन में आया जिससे हो सकता है ये रीइंफोर्स हो जाए आइडिया जो बात करें। इस पे मैं खत्म करता हूँ चैप्टर 1 का डिस्कशन। वो ये है क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है कि प्लेटो के यहाँ पाइथागोरियन ट्रेडिशन के हिसाब से वो जो आइडियाज हैं उसका बहुत जबरदस्त सिंबल नंबर्स हैं, क्वालिटेटिव नंबर। और ये बिल्कुल ज्वाइन करता है जो सारी सेक्रेड लैंग्वेजेस है उसमें। फॉर एग्जांपल आपका नाम है, उसके आदाद निकाले जाते हैं। एंड so at the root of things, once again, you have number in the qualitative sense. And that is why in this world, the ultimate reflection of that quality is quantitative number. है तो वो उसका उलट ही है, मगर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर उसकी कोई हकीकत आलम बाला में ना हो। तो ये नंबर के बाद अब इतना मुझे ज्यादा कुछ मेरा नहीं। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की जानिब। उसमें से मैं एक दो पैसेज बस आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद हम गुफ्तगू कर लेंगे। चैप्टर ये है। अब जनाब देख बात, अब अगर इसको मैं लॉजिक जो चल रही है गेनोन की उस लॉजिक में चलूं तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एसेंस और सब्सटेंस यूनिवर्सल है, फिर विद इन दिस वर्ल्ड दे टेक ऑन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब ये गौर करेंगे क्वांटिटी, बात सिर्फ इतनी सी।
तो क्वांटिटी में वो बातें आएंगी जो अभी बात साहब कर रहे थे कि, और फिर सॉरी ये चैप्टर फिर खत्म होगा कि क्वांटिटी की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। एक डेफिनेशन वो है जो फिजिक्स देती है, उसको उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया उस पर मैं बात नहीं करूंगा, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मगर मैं आपकी निशानदेही इसमें करना चाह रहा हूँ कि मेन बहस क्या है। The scholastics gave the name materia, generally speaking, to what Aristotle called hyle, the material side. ठीक हो गया जी? Hyle as a universal principle is pure potency in which nothing is distinguished or actualized. And it consists and it constitutes the passive support of all manifestation. ये जो अभी बात साहब कह रहे थे। बेसिकली हम किस तरह बढ़ रहे हैं कि क्वांटिटी की डेफिनेशन करना चाह रहे हैं, या मैटर की या मटेरियल और क्वांटिटीज की हम डेफिनेशन करना चाह रहे हैं। वो जो सपोर्ट है इस दुनिया में, क्योंकि ये इसलिए करना भी चाह रहे हैं कि वो ही अब प्रिंसिपल बन गया है ना इस दुनिया का, क्वांटिटी प्रिंसिपल बन गया, और साइंस भी उसी पे फोकस कर रही है। लिटरली जो हाईले होता है ना, इसको वुड, ग्रीक में इसका मतलब वुड होता है। तो अब वुड को जो आप फॉर्म देते हैं वो उसको डिफाइन करती है ना। वुड इज अ सिंबल ऑफ जस्ट मैटर एज इट विदाउट एनी शेप ऑफ फॉर्म। द टर्म हाईले with a secondary meaning, particularly when this term is considered with idea, yani eidos, to designate the two sides, essential and substantial of particular existence. अच्छा, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, मगर ये कह ही रहा है कि एक तरफ ये जो हाईले है, it is seen as a universal principle primarily, but substance understood in a relative sense, यानी कि हमारी दुनिया में, which represents analogically this substantial principle and plays its part in relation to a more or less narrowly restricted order of existence. ये बहुत मुश्किल सेंटेंसेस हैं, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। इसमें से बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक उसका यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, उसको कहा है मटीरिया प्रीमा, और इस दुनिया में जो उसका रिफ्लेक्शन है उसको कहा है मटीरिया सेकुंडा। ये सारी डिस्कशन है कि जो मैटर की जो कह ले प्रिंसिपल की बात हुई, मैटर का प्रिंसिपल क्या है? मटीरिया प्रीमा। तो ये यानी कि मैटर के जो टर्म्स है उसमें ये दो लेवल्स की बात होती है, एक है मटीरिया प्रीमा एंड मटीरिया सेकुंडा, सो दैट इट कैन बी सेड दैट, यानी कि एरिस्टोटल और स्कोलास्टिक्स का मटीरिया प्रीमा इज यूनिवर्सल सब्सटेंस एंड देयर मटीरिया सेकुंडा इज सब्सटेंस इन द रिलेटिव सेंस। इसको आप इस तरह भी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर क्योंकि ये जो है स्क्रिप्चर में चीजें आती हैं बार बार सिंबल्स के जरिए, इसमें शायद ऐसे होगा जो यूनिवर्सल मैटर है वो शायद होगा कि द थ्रोन ऑफ गॉड वाज अपॉन द वाटर्स, और वो जो पर्टिकुलर मैटर है जो इस दुनिया का मैटर है वो होगा जो कुरान शरीफ कह रहा है कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। लफ्ज वही है पानी, मगर ऑब्वियस बात है कि एक उसका ट्रांसेंडेंट रेल्म से ताल्लुक बन रहा है और एक उसका रिलेटिव यानी कि कंस्ट्रिक्टेड यानी कि एक खास दुनिया से ताल्लुक बन रहा है। एंड में हम उस आयत को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारे प्रिंसिपल उसमें आपको नजर आ जाएंगे। यहां तक बात जी क्लियर है? जी वकार साहब, आप अगर मौजूद हैं तो जी क्लैरिटी आ रही है अब? जी बिल्कुल, आप सर जारी रखिए प्लीज। क्वालिटी से क्वांटिटी पे आए, क्वांटिटी का सोर्स देखा कि वो यूनिवर्सल क्या प्रिंसिपल है, सब्सटेंस का है, फिर उस प्रिंसिपल का इस दुनिया में क्या अक्स है, वो ये मैटर है, इस दुनिया का मैटर है। और वो कुरान की आयत भी हमें इन्हीं असूलों की तरफ ले जा रही है। वो अभी मैं एंड में आपसे, वैसे मैंने शेयर की है, मगर इकट्ठे पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो कॉस्मोलॉजी कितनी यूनिवर्सल है। अब हम थोड़ा सा, अब अगले ये तीन मैंने सिलेक्शन दिए, पहला सिलेक्शन यहाँ खत्म होता है, अब दूसरे पे आते हैं। What is materia at a certain level can become forma at another. देखिए ना साहब कि जो फॉर्म का मतलब एसेंस है, इसका एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त है कि जो मेरी स्पिरिट है वो फॉर्म है,
for my soul, and my soul then becomes the form for my body, and so on. What is materia at a certain level can become forma at another, and inverse, according to the more or less particularized hierarchy of the degrees of manifested existence under consideration. In no case is materia secunda pure potency. ये जो अब्बास साहब point कर रहे थे ना, although it may constitute the potential side of a world or of a being, universal substance alone is pure potency, and it is situated not only beneath our world, substantia का मतलब ही होता है standing beneath, and so on, and it's a support, but also beneath the whole of all the worlds and all the states comprised in universal manifestation. असल में ये सारे जो ये लाइन ले रहे हैं इतनी क्लैरिटी से इसलिए बता रहे हैं कि ये एंड में कहेंगे ये कि जो इस दुनिया का मैटर है, क्योंकि वो एक क्रिएटेड दुनिया का मैटर है, तो वो उसमें वो अनक्रिएटेड वाली क्वालिटीज नहीं हो सकती, तो वो जाना ही सिर्फ किसी सिफात के जरिए, इन इटसेल्फ इट इज नॉट नोएबल, बट इट इज, मगर उसकी कोई ना कोई सिफत होगी तो एग्जिस्ट करेगा। एंड में फिर उस सिफत पे आएंगे जो पर्टिकुलरली इस दुनिया के मैटर की जो डिफाइनिंग सिफत है, सिफत के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और इससे मेरे जहन में, अगर आप लोग इससे डाइग्रेस ना हो, तो मेरे जहन में ये आ रहा था कि जो मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी थी कि इंसान जिंदा होता है तो उसमें स्पिरिट होती है, जब मर जाता है तो स्पिरिट छोड़ जाती है, तो सो इट वाज रियली द स्पिरिट व्हिच वाज कीपिंग टुगेदर द बॉडी। तो जब कोई भी क्वालिटी नहीं होगी तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। जैसे जैसे हम क्वालिटी से दूर जाते जाएंगे, ये दुनिया जो है इंतशार और कियोस का शिकार होती जाएगी। ये भी मेरे जहन में बात आई थी। तो ये उन्होंने थोड़ा सा बताया कि जो इस दुनिया का मैटर है वो यूनिवर्सल मैटर से फर्क है। Therefore, the explanation of things must not be sought on the substantial side, but on the contrary, it must be sought on the essential side. ये बेसिकली अब क्रिटिक ऑफ साइंस की तरफ जा रहे हैं, आप खुद ही पढ़िएगा। इन्होंने पॉइंट ये बेसिकली बनाना चाह रहे थे। अब हम आखिरी पॉइंट पे आते हैं। The question now arises whether matter endowed as it is with the more or less defined qualities that enable it to be manifested to our senses is the same thing as the materia secunda of our world as understood by the scholastics. Basically, इधर डिस्कशन ये हो रहा है कि मैटर को डिस्क्राइब कैसे करें। जैसे ट्रेडिशन ने किया है, ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि ट्रेडिशन ने मैटर को उस तरह नहीं समझा जैसे कि फिजिक्स ने समझा है। मैं इसको अपनी जबान में आपको कोशिश करता हूँ। जो ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी और फिजिक्स है वो ये कहती है कि जो मैटर का जो सब मैटर है, मटेरिया सेकुंडा है, वो कोई फिजिकल चीज ही नहीं है। वो उसका वो एक सटल मैटर है, और उसके लिए तमाम कॉस्मोलॉजीज में लफ्ज इस्तेमाल होता है ईथर, यानी कि अलग अलग लफ्ज हैं। ईथर इज दैट सटल सोर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैटर, और वो प्रिंसिपल्स चार हैं: अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। ये कोई सब्सटेंसेस नहीं है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ पुटिंग टुगेदर मैटर। खैर, ये मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा, ये फिर और क्लियर होगा। Materia secunda, if it is to play a part in relation to our world, analogous to that played by materia prima or universal substance in relation to all manifestation, must in no way be manifested in this world itself. इसलिए ईथर जो सोर्स ऑफ मैटर है, मटेरियल रियलिटी है, वो नजर नहीं आता। तो इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ द यूनिवर्सल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्सल, बट कैन only serve as support or root to whatever is manifested therein, and that in consequence sensible qualities cannot be inherent in it, but on the contrary must proceed from forms implanted in it. यानी कि वो, जैसे अब्बास साहब ने भी कहा कि क्वांटिटी और क्वांटिटी के बगैर क्वालिटी नहीं जाहिर हो सकती, और क्वालिटी के बगैर क्वांटिटी नहीं जाहिर हो सकती।
तो इस पे मैं आपके साथ ना अभी गालिब का एक शेयर करूंगा तो और क्लियर हो जाएगी. And this again amounts to saying that anything that is quality must necessarily be referred to essence. गालिब ये कहते हैं लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती. एग्जैक्टली यही बहस हो रही है. लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती. चमन यानी कि जो बाग है, जंगार है आईनाए बादे बहारी का. वंस अगेन वो स्पिरिट को भी ले आए, बादे बहारी आईने को भी ले आए. ये जो हकीकत है इसको समझने के यही ट्रेडिशनल स्टार है. Nevertheless, यहाँ पे nevertheless the materia secunda of our world cannot be divided of all determination. For if it were so, it would be inseparable from the materia prima itself in its complete indistinction. ये असूल है जहाँ पे ये पहुंचे और जो हम ये बताना चाह रहे थे कि क्योंकि ये क्रिएटेड वर्ल्ड है, इसमें कोई ना कोई सिफत होगी तो वो एग्जिस्ट भी करेगा और एंड पे वो उस पे आप एंड इस पे ही होगा कि वो क्या सिफत है, उस पे हम एंड करेंगे चैप्टर. फॉर इट मस्ट बी डिटरमिन्ड in accordance with the special conditions of this world. The nature of this determination must then be specified, and this is what Saint Thomas Aquinas does when he defines this particular materia secunda as materia signata quantitas. यानी कि this material of this world is signified by quantity. सारी बहस quantity पे जो हो रही है. Quantity is one of the very conditions of existence in the sensible or corporal world. It is the condition that belongs most exclusively of all to that world. तो ये एक बहस यहाँ खत्म होती है. अब एक स्टेप रह गया मेरा ख्याल है. हाँ, एक और रह गया. It can be said that quantity regarded as constituting the substantial side of our world is as it were its basic or fundamental condition. और इसका बहुत खूबसूरत जो सिंबल हमारे इर्द गिर्द है वो अर्थ है कि ये सपोर्ट कर रही है ना इस पूरी दुनिया. इसलिए अभी आप देखेंगे जो कुरानिक वर्स हम आपसे शेयर करेंगे उसमें अल्लाह ताला एग्जैक्टली यही सिंबल इस्तेमाल करते हैं. आसमानों का विच इज फॉर द स्पिरिट फॉर द एसेंस, और जमीन का विच इज द सिंबल ऑफ द सपोर्ट. इट्स क्वाइट सॉर्ट ऑफ एक्यूरेट, बहुत ही कमाल है. अच्छा जी, अब आखिरी पॉइंट आप देखेंगे कि नंबर पे बात खत्म होगी. हमारी आज की गुफ्तगू नंबर पे खत्म होगी. One further question presents itself. We meet with quantity under diverse modes, and in particular as discontinuous quantity, which is nothing but number, and as continuous quantity, which is principally represented by spatial and temporal magnitudes. यानी कि टाइम और स्पेस ये भी क्वांटिटेटिव चीजें हैं इन द सेंस. हाँ, अमंग यानी कि जो क्वांटिफाई हो सकती है ना कि इतने फुट है, इतने मीटर है, इतने घंटे हो गए. अमंग ऑल दीज मोड्स विच इज द वन दैट कैन मोस्ट एक्यूरेटली बी कॉल्ड प्योर क्वांटिटी. क्योंकि इसमें डिस्कशन ये करते हैं आगे जाके कि जो स्पेस है वो प्योर क्वांटिटी नहीं है. उसमें अगर ये डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन की क्वालिटी होती है. सारे डायरेक्शन एक जैसे नहीं होते. उसकी वो फिर मिसाल ये देते हैं और दलील ये देते हैं कि जो एक ट्रायंगल है वो स्क्वायर नहीं है, उनकी क्वालिटीज अलग अलग है. वो आप खुद ही पढ़िएगा. सेंट थॉमस एक्वाइनस व्हेन ही सेज दैट नंबर्स आर व्हाट, ये मुझे पूरा तो नहीं समझ आया मगर न्यू this is what really specifies material seems rather to suggest that number constitutes the substantial basis of this world, and therefore that it is number that must properly be looked on as pure quantity. And अब आपको समझ आएगी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है हर चीज को नंबर्स पे रिड्यूस करती है, यानी कि मुझे और आपको भी नंबर्स पे रिड्यूस करती है. यानी कि जो आईडी कार्ड है, तो जो ब्रिटिश कॉम है उसने रेजिस्ट किया था. उसने कहा हमें आईडी कार्ड नहीं चाहिए. Being Britain is a qualitative thing. I am not a number. उन्होंने आईडी कार्ड रिफ्यूज किया बिकॉज इंसान को ये सेंस है, जैसे हमारी गाड़ियों के नंबर हैं, हमारे आईडी कार्ड्स के नंबर हैं. इट्स अमेजिंग हाउ.
And the attribution of a basic character to number is in perfect agreement with the fact that in the Pythagorean doctrine, number is taken by inverse analogy as the symbol of the essential principles of things. यानी कि यहाँ काया बिल्कुल पलट गई है. एक क्वालिटेटिव नंबर है जो अस्माए इलाहिया का एक सिंबल है, और एक प्योर क्वांटिटेटिव नंबर है which is last sort of inverted reflection of it. I think this is कितना रह गया? हाँ, आखिरी, सॉरी आप लोग, I hope you are with me on this. But number, like materia secunda, is never perceived directly and in a pure state in the corporal world. And it is number that must without doubt be considered primarily as constituting the fundamental mode in the domain of quantity. The other modes of quantity are only derived from number. That is to say, they are, so to speak, only quantity by virtue of their participation in number. And this is implicitly recognized whenever it is maintained, as in fact it always is, that everything quantitative must be expressed in terms of number. इसलिए ultimately, जैसे बास साहब ने कहा कि मैथ जो फिजिकल रियलिटी है उसको भी मैथमेटिकल तरीकों से ही डिफाइन किया जाता है. सारी जो थियरीज हैं और कोई उस साइड से यही बात निकलती है. I hope आप लोग you were following the argument. अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ तक साथ थे तो फिर मैं आपसे दो छोटी छोटी चीजें शेयर करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा सारा. बिल्कुल बिल्कुल तैमूर साहब. एक मैं शेयर करता हूँ आपसे. ये बरखाट से मैंने लिया है क्योंकि वो और जगह इस बुक में इस तरह उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. थैंक यू मोहसिना. अब हम ये थोड़ा सा और खोल के बता रहे हैं. The common basis of the four elements when we look at things in general and in a synthetic manner is none other than the materia prima of the world. Looking at things more exactly, however, the elements do not proceed directly from materia prima, जो कि universal matter है, but from its first determination, ether. ये materia secunda होगा, I guess, which fills all space equally and which is in alchemical writings is referred to either as a materia, यानी secondary material, or as a quintessentia. Quint का मतलब fifth essential element. Fifth element यानी कि जो चार perceivable elements है उसकी भी source subtle होनी पड़ती है. यानी कि materially देखेंगे materia कहेंगे और qualitatively देखेंगे तो quintessentia कहेंगे. ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट था इसलिए मैं लेके आया हूँ. The fullest explanation of the four elements is to be found in the Hindu cosmology of Samkhya. According to this, the corporal elements or bhutas, which pertain to the material world in the broadest sense of the term, are matched by the same number of essential measures or tanmatras, which are contained in the cognitive subject. Both groups of primordial determinations, the tanmatras, which are inside our minds, as well as the bhutas, which are out there, derive ultimately from prakriti, materia prima. They are filtered through our ego consciousness. ये हो गया. यहाँ पे आ जाता हूँ मैं. This explanation of the elements corresponds exactly to the Hermetic view. It also shows how visible appearances can be transposed into the inward realm. यानी कि अंदर और बाहर का कोई. खैर इसे बेसिकली ईथर के लिए मैंने आपसे इसको शेयर किया और इस पे खैर बहुत बेहतर चीज और भी चीजें हैं. और आखिर में मैं वो आपके साथ कुरानी आयत शेयर करता हूँ which sort of summarizes all that we have been discussing. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awalam yaral ladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa
that they were one. فَفَتَقْنَاهُمَا, and then we put them apart. Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were of one piece? ये होगी जी यूनिवर्सल लेवल, जहां पे प्योर यूनिटी है. दो प्रिंसिपल्स तो है मगर सेपरेशन नहीं है. Then we parted them. इनको अलग किया तो पोलर ऑपोजिट बनेंगे तो क्रिएशन होगी. And we made every living thing of water. This would be the subtle matter. Will they not then believe? तो ये मुझे लगा काफी इंटरेस्टिंग. तो इस पे आप लोग अब गौर कीजिएगा और दोबारा से पढ़िएगा. These are just some I thought important points to better understand. वकार साहब, मैं सबसे पहले आपसे इस पे रिस्पॉन्स लेना चाहूंगा कि आई होप दैट आप फिर से उसको पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा. जी जी जरूर. बहुत सी चीजें सर क्लैरिफाई हो गई, लेकिन ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ स्टार्ट फॉर मी एटलीस्ट, और इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ना पड़ेगा सुकून से भी. बहुत से ये आपने बहुत रेलेवेंट पोर्शंस हाईलाइट किए. कुछ में मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस नंबर वर्सेस एक कॉन्टिन्यूअस जो पैथागोरियन एलिमेंट के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि अभी तक शायद परहैप्स बिकॉज ऑफ माय प्रायर ट्रेनिंग, नंबर्स मेरे लिए हमेशा से एक कह लीजिए एक डिस्क्रीट एलिमेंट रहे हैं, और ये और उसको कैसे पैथागोरियन हवालों से कैसे इसको कॉन्टिन्यूस समझा जाएगा, या ये इसी चैप्टर में जो जहाँ पे आपने ख़त्म किया उसके अगला जो आखिरी पोर्शन है वहाँ पे कुछ इसी किस्म की बहस है, जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ वो स्पेस और टाइम के हवाले से जो बात थी, वो बेसिकली ये जरा कंफ्यूजिंग है. लेकिन बहरहाल जो बड़ा जबरदस्त आपने, अब वो पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा. मगर वो कहना ही चाह रहे हैं कि प्योर डिसकंटिन्यूटी इज इन द नेचर ऑफ नंबर. तो वो जबरदस्ती फ्रैक्शंस और डेसिमल्स डाल के उसको कंटिन्यूस बनाने की कोशिश है, ताकि जो फॉर एग्जांपल स्पेस है वो कंटिन्यूटी है, उसको जबरदस्ती आप क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें क्वालिटी है. प्योर क्वांटिटी कह रहे नंबर का, जो पहले भी बड़ा अच्छा पॉइंट. इसमें तैमूर साहब एक कमेंट मेरे ज़हन में आ रहा था कि यही जो आप बात कर रहे थे कि फ्रैक्शंस को यूज करके जो एक कंटिन्यूस क्वांटिटी है उसको डिस्क्रीट क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश है. ये फेल इसलिए होती है, उसका जीता जागता सबूत इर्रेशनल नंबर्स है, जैसे √2. अब अगर एक ऐसा एक्सटेंशन है, एक ऐसा मैग्नीट्यूड है, एक ऐसी लेंथ है एक्चुअल वर्ल्ड में जो √2 है, √2 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी फ्रैक्शन. तो इर्रेशनल नंबर की एग्जिस्टेंस ये जीता जागता सबूत है कि जो एक्सटेंशन है, जो कंटिन्यूस क्वांटिटी है, वो आप फ्रैक्शन से हर जिसे कहते हैं कंटिन्यूस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ये इर्रेशनल नंबर उसका जीता जागता सबूत. जी, इसमें जो असल बहस है, कहीं हम उससे ना हो जाए, बहुत जबरदस्त अब्बास साहब आपने बात की. असल बहस ये है कि जो क्वालिटीज है वो क्वांटिफाई नहीं हो सकती, और जी, जो बिल्कुल आगे आपको पढ़ना पड़ेगा खुद, मे बी इन द नेक्स्ट सेशन वी माइट बी लुकिंग एट दैट, कि जनाब यही मूव है जिससे साइंटिफिक रेवोल्यूशन पैदा होता है, मॉडर्न वर्ल्ड की बुनियाद रखी जाती है. एग्जैक्टली यही है कि डेकार्ट जिसने साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखी, उसने ये कहा कि जो क्वालिटीज हैं वो हकीकत का हिस्सा नहीं है, वो प्योरली सब्जेक्टिव है, बिकॉज दे नॉट मेजरेबल. और जो मेजरेबल है वो क्वांटिटी है, वो हकीकत है. तो एग्जैक्टली बिलाल साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन? एंड आपने तो वैसे पढ़ा ही होगा चैप्टर्स, या पढ़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब. जी हाँ, ये एक तो क्या कहते हैं, मुझे एक बात पे हंसी आई थी, वो जब अब्बास साहब ने ना वो लाइन एज अ सीक्वेंस ऑफ डॉट्स की जब बात की थी, मुझे अपनी फिजिक्स की क्लासेस याद आ रही थी. उस वक्त जब हमारे उस्ताद हमें ये बताते थे कि लाइन क्या है, तो दिल और दिमाग उस चीज को तस्लीम नहीं था करता, और जब उनसे बहस करता था तो वो समझा नहीं दे सकते. हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला की उस्ताद थे हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट पे, लेकिन जब उसमें मैं जोर देता था तो वो समझा नहीं दे सकते, तो बस कहते थे बस हम कह रहे हैं तो मान लो,
तो मैं कहता था मैं किस तरह मान लूं अगर आप खुद भी उसको ना समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। कमाल हो गया, तो बहुत जबरदस्त। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था ये, क्या कहते हैं, जो क्रिएशन के अंदर जो एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एस्पेक्ट का हर चीज में हमें यानी कि वो मिलता है। अगर मैं मिसाल दूं क्लासिकल मेडिसिन और क्लासिकल मार्शल आर्ट्स की, उसके अंदर जो जिस्म का जो फेमिनिन एस्पेक्ट है उसमें हम एनर्जी कल्टीवेट करते हैं, और जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है वो उसको उसकी एक्सप्रेशन देती है। और अगर आप उनको देख लें जो सिर्फ यक तरफा का स्टाइल करते हैं, जिसमें या तो सिर्फ मैस्कुलिन एस्पेक्ट के ऊपर काम होता है या सिर्फ फेमिनिन एस्पेक्ट के ऊपर, ना तो उनमें वो पोटेंसी होती है और ना उनके अंदर वो एक लॉन्ग टर्म हेल्थ और वाइटैलिटी होती है। और दूसरा जो आपने वो बात की ना कि जो फेमिनिन है या जो मैस्कुलिन है वो एक वक्त दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर भी जब हम इलाज करें क्लासिकल मेडिसिन में या डायग्नोसिस करें, जो मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसका जो तरीका इलाज है बिल्कुल मुख्तलिफ है, फेमिनिन का बिल्कुल हो रहा है। लेकिन एक ही चीज का अगर आप ऊपर से नीचे उसको देख रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं, आप होर अंदाज से करेंगे, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो आप उसी चीज को होर अंदाज से करेंगे। ये बस कुछ चीजें यानी कि ज़हन में आ रही थी, याद आ रही थी जब आप डिस्कशन कर रहे थे। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल यार। इसकी सब्सिडीज तो बड़ी कमाल ही हैं। उस पे जाहिर है हमारा मकसद सिर्फ प्रिंसिपल्स का था, मगर आप खुद उनको अप्लाई करके देख सकते हैं। और अगर कोई नॉर्मली तलत मरियम कुछ ना कुछ कहती हैं, आज कुछ नहीं कह रही, जरा लेट आई हैं। तो मरियम मोयुद्दीन, आप कुछ कहना चाह रही थी? सर मैं आज खामोशी इख्तियार करूंगी, मेरी जगह दूसरी नहीं। हाँ, आप बोल रहे हैं क्योंकि मैंने आज कुछ नहीं कहना। चले ठीक है जी। मरियम मोयुद्दीन, मैं ये थोड़ा सा इग्नोरेंट सवाल हो सकता है क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे राबिया की बात याद आ रही थी हमारे पिछले टर्म से, वो जो कह रही थी नुक्ते में जिस तरह पूरी कायनात है ना, कि नुक्ता एंड अ डॉट बीइंग इन्फिनिट। और फिर मैं कुछ वही, जिस तरह बिलाल को स्कूल याद आ रहा था, मुझे भी थोड़ा सा स्कूल और कॉलेज याद आ रहा था, कि वो कहते थे कि जी एक नुक्ते में से यू कैन इमेजिन एवरी लाइन पासिंग थ्रू इट, एंड सो नुक्ता इज एसेंशियली इट बिकम्स लाइक अ सर्कल और अ स्फीयर। तो उस लिहाज से क्या कंटिन्यूटी हम नहीं कह सकते कि इट इज इन्फिनिट एंड इट इज बोथ एब्सोल्यूट, और फिर इसीलिए अगर हम निकालें तो टेक्निकली लाइन तो बन जाती है, हर लाइन बन जाती है। It might be ignorant. I might be confusing things. I don't know. और इधर जो असल पॉइंट है ना, शायद क्योंकि आपने शायद एक पहली टर्म में जो ज्योमेट्री पे हमारा सेशन हुआ था, उसमें पॉइंट यही था कि जो नुक्ता है वो भी प्राइमरीली एक सिंबल है और एक क्वालिटेटिव चीज है, इसलिए वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि नुक्ते की मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि अ सर्कल और अ स्फीयर विद जीरो रेडियस, फिर ही वो नुक्ता होगा ना, ओरिजिन पॉइंट। So in a sense it reflects the divine starting point which is inscrutable बिल्कुल, जिसको सिंगुलैरिटी भी कहते हैं लोग। बहुत यानी कि कायनात तो भरी हुई है क्वालिटेटिव सिंबल से, ये तो बड़ा कोशिश करके उसको क्वांटिटी में कर रहे हैं ना। और जैसे अभी बिलाल साहब ने भी कहा और अब्बास साहब ने भी कहा कि वो हर कदम पर वो नहीं क्वांटिफाई होता ना, कि देखिए जो स्क्वायर का डायगोनल होता है उसकी वैल्यू मैथमेटिकली होती है √2, मगर √2 नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 1.4121 इन्फिनिट लिखते चले जाएं, मगर फिजिकली तो एग्जिस्ट करता है। यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। सो ये मिस्ट्री तो कायनात में इसी चीज की इशारा कर रही है ना, कि क्वालिटेटिव है चीजें, जो जो हकीकत है। That makes a lot of sense. और क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते, अगर हो भी सके तो हमारे उसमें नहीं है। You see, quantity is on the substantial side ना। By definition, it gives you no explanation. वो आप जब ये चैप्टर पढ़ेगी तो वो हिस्से तो मैंने छोड़ दिया ना, कि where he says कि the direction of modern science is completely in the wrong direction.
इट्स नॉट टुवर्ड्स रियलिटी, इट्स अवे फ्रॉम रियलिटी। तो उसके ये बेसिकली फिलोसॉफिकल बेसिस बता रहे हैं कि क्यों हकीकत उस तरफ नहीं है और क्वालिटेटिव साइड पर है। क्योंकि द नेचर ऑफ मैटर इज अ सपोर्ट, इट गिव्स यू नो, इट्स जैसे उन्होंने कहा है कि इट्स अ फाउंडेशन, अ बिल्डिंग कैन नॉट स्टैंड विदाउट फाउंडेशंस, बट द फाउंडेशन इज द फाउंडेशन, इट्स नॉट द बिल्डिंग। आप ये जरूर पढ़िएगा चैप्टर, अब मेरे ख्याल है अब आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा।